चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। इसमें हम लोग पूरे एक साल का नेशनल तथा इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इसके बाद एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के जो करेंट अफेयर्स हैं पूरे एक साल का उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स को इस प्रकार से टॉपिक वाइज कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये मानकर चले कि करेंट अफेयर्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है तो ये मानकर चले कि 7 से 8 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यही पीडीएफ से आएगा। ठीक है, इसी पीडीएफ से डायरेक्ट उठाकर पूछा जाएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैंने इसमें डाला हुआ है। चलिए तो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, नोबेल प्राइज़ के बारे में। ठीक है, टॉपिक वाइज कवर करेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे नोबेल प्राइज़ है, इसके बाद यहाँ पे 32वां ओलंपिक जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पद्म अलंकरण के बारे में बात करेंगे। वैसे इधर और जो भी टॉपिक है उनको हम लोग देखते हुए जाएंगे। चलिए, तो नोबेल प्राइज़ देखते हैं। देखो, तो हमको इसको पढ़ने के साथ ही साथ क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, याद भी करना है। तो कुछ हो सके तो मतलब ट्रिक यहाँ पे बनता है तो मैं बनाकर बताऊंगा, वरना आपको क्या करना है, अपने से कुछ ट्रिक बना करके उसको याद रखना है। तो देखिएगा, पहले देखो यह नोबेल प्राइज़ जो है कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, इतने क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको मिला है, डेविड जुलियस और आर्डम पेटापुटियन। ठीक है, आर्डम पेटापुटियन। तो किसको किसको मिला है, डेविड जुलियस और आर्डम पेटापुटियन। देखिए, चिकित्सा से आपको क्या याद आ रहा है, डॉक्टर, डायरेक्ट आपका दिमाग कहाँ जाएगा, डॉक्टर में जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है पेट। ठीक है, यहाँ पे पेट है और यहाँ पे क्या है, जूलियस। ठीक है, ये जूलियस है। तो यहाँ पे ये ऐसे इसको याद रखना है आपको कि यहाँ पे अगर पेट में जलन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा और ला को लेकर क्या करना है, जलन बना दें। ठीक है, तो अगर पेट में जलन हो रहे तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको आपको याद रखना है, डेविड जूलियस और आर्डम पेटापुटियन। ठीक है, अब देखिए भौतिकी के क्षेत्र में तो यहाँ पे हाइसलमैन। ठीक है, देखिए हाइसलमैन है यहाँ पे, ये क्या है, हाइसलमैन। तो देखिए भौतिकी यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। ठीक है, हाइसलमैन, जैसे कि आयरन मैन जैसे उच्चारण हो रहा है यहाँ पे आयरन मैन। तो आयरन मैन क्या है, या फिर जो रोबोट होता है वो क्या होता है, भौतिकी का ही देन है। तो यहाँ पे हाइसलमैन को याद रखिएगा, आयरन मैन याद करके इसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आयरन मैन टाइप से इसको लग रहा है पढ़ने से, हाइसलमैन, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। और यहाँ पे मनाबे, ठीक है, सिकोरो मनाबे इसको याद रखिएगा। यहाँ पर भी मैन है, मन है, तो इसको भी आप लोग मैन ऐसे पढ़ लें। तो सिकोरो मनाबे, तो सिकोरो मनाबे मन, और यहाँ पे हाइसलमैन। ठीक है, तो दोनों मन मैन इसको भौतिकी के क्षेत्र में देना है। और यहाँ पे और क्या है, जियार्जियो पिरिसी, तो इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, किसको किसको, सिकोरो मनाबे और क्लाउस हाइसलमैन और जियार्जियो पिरिसी। ठीक है, ये कहाँ से हैं, इटली के हैं। हालांकि ये कहाँ से हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन हाँ इनका नाम आपको याद होना चाहिए। अगर प्रश्न आता है तो आप लोग कम से कम वहाँ पे सही आंसर को टिक मार दें। ठीक है, अब देखिए रसायन ये बहुत ईजी है। यहाँ पे जैसे कि मैकमिलन है और यहाँ पे बेंजामिन है। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट है और डेविड मैकमिलन है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन दोनों को मिला है। तो यहाँ पे बेंजामिन से बेंजीन याद रखें और मैकमिलन से आप लोग केमिकल याद रख लें, या फिर यहाँ पे मिलन लिखा हुआ है, देखिए मिलन लिखा हुआ है। तो बेंजीन को, ठीक है, बेंजामिन से बेंजीन को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं किसी और पदार्थ में। ठीक है, मिलन है यहाँ पे। या फिर मैकमिलन है तो यहाँ पे इसको केमिकल पढ़ लें, केमिकल, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, केमिकल। तो डेविड मैकमिलन, यहाँ से मिलन याद रखिएगा और यहाँ पे बेंजीन याद रखिएगा। तो बेंजीन को किसी और पदार्थ में मिलाया जा रहा है, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये रसायन के क्षेत्र में याद हो जाएगा आपका, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। अब देखिए शांति, तो यहाँ पे मारिया। ठीक है, मारिया, और यहाँ देखिए मारिया रेसा और दिमित्री मुरातो। तो यहाँ पे देखिए मुरा है, ठीक, यहाँ पे मुरा है और यहाँ पे क्या है, मारिया है। तो मुरा मारिया ऐसे याद रखिएगा। जैसे कि मानकर चलिए शांति कब मिलता है, जब कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसके बाद उसको पूर्ण रूप से शांति मिल जाता है। ठीक, तो ऐसे आप लोग उसको रिलेट करके याद रखेंगे। यहाँ पे मारिया है, ठीक है, तो मार या फिर मर, और यहाँ पर भी मूरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही उच्चारण आ रहा है, मूरा मर। ठीक है, यहाँ पर मारिया, तो इसको उच्चारण से आप लोग याद रखेंगे, दिमित्री मुरातो और मारिया रेसा, क्या मिल जाता है, शांति। तो शांति के क्षेत्र में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद याद रखिएगा साहित्य, तो साहित्य में एक ही नाम है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इसके बाद देखिए अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए इसको कैसे याद रखना है, जैसे कि आपका ये देखिए जोशुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जोश ही जोश में डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लिए। ठीक है,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पैसे के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, पैसे के बारे में ही बात करें तो डेबिट कार्ड से जोश ही जोश में पैसा निकालिए, ठीक है। और यहाँ पे इम्ब्रेंस को आप लोग मतलब इम्बेंस को ऐसे याद रखिएगा, इम्प्रेस, ठीक है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जोश ही जोश में डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लिए, ऐसे इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीनों को मिला है किसको, इसको डेबिट कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ये गुइडो इम्बेंस, ठीक है, गुइडो इम्बेंस। तो यहाँ पे याद रखेगा इम्बेंस से आपको इम्प्रेस ऐसे याद रख सकते हैं, इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जोश ही जोश में डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लिया, ऐसे इसको आपको याद रखना है। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको, डेविड जूलियस को मिला है, आडम पेटापुटियन को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में सिकुरो मनाबो को मिला है, क्राउस हसलमैन को मिला है, जियोर्जियो प्रीसी को मिला है। और रसायन में बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। और शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा और दिमित्री मुरातो। अब्दुल रजाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। चलिए, तो इस प्रकार से ये था नोबेल पुरस्कार। अब देखिए ओलंपिक, 32वां जो ओलंपिक है 2020 में, मतलब 2020 का ये ओलंपिक है, 2021 में हुआ है। तो 32वां ओलंपिक, इसमें देखो इसका आयोजन कब हुआ, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 में हुआ है, ठीक है। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 में इसका आयोजन हुआ है। 2020 का ओलंपिक है, लेकिन कब हुआ है, 2021 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, टोक्यो, याद रखिएगा, टोक्यो जापान में ये हुआ है ओलंपिक। और भारतीय ध्वजवाहक का नाम याद रखिएगा, कौन कौन भारतीय ध्वजवाहक हैं। MC मैरी कॉम, ठीक है, उद्घाटन के समय ध्वजवाहक थे। और मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया समापन के समय ध्वजवाहक थे। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन कौन, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया, ठीक है, तीनों का नाम आपको विशेष करके याद रखना है। चलिए, अब देखिए जो ओलंपिक हुआ है 32वां ओलंपिक, इस ओलंपिक में सबसे प्रथम स्थान किसको मिला है, अमेरिका को मिला है, ठीक है। फर्स्ट मतलब स्थान पर कौन है, अमेरिका। कुल 113 पदक प्राप्त हुआ है, किसको, अमेरिका को, ठीक है। फर्स्ट में कौन है, अमेरिका है, कुल 113 पदक इसको प्राप्त हुआ है। चीन है दूसरे नंबर पे, ठीक है, 88 पदक चीन को प्राप्त हुआ है। और 48वें स्थान पे हमारा भारत है, जिसको 7 पदक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हमारे भारत का ये रैंक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 48वें स्थान पर है भारत, और टोटल 7 पदक भारत को मिला है, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है, मतलब एक स्वर्ण पदक है, दूसरा रजत पदक, मतलब 2 रजत पदक है, ठीक है, एक स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है। तो इस प्रकार से इनको मिला देंगे तो कितना होगा, टोटल 7। तो टोटल भारत को 7 पदक प्राप्त हुआ है, स्वर्ण, रजत और कांस्य, ठीक है, तीनों को मिला करके। तो 1, 2 और यहाँ पे 4, ठीक है, सब मिला कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए जो स्वर्ण पदक है वो किनको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है, ठीक है, भाला फेंक के लिए, ठीक है, जो कि हरियाणा से है। 87.58 मीटर के जो भाला मतलब सबसे हाईएस्ट जो भाला फेंका गया था, इसकी वजह से स्वर्ण पदक किनको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही चर्चा में था नीरज चोपड़ा, तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। स्वर्ण पदक हुआ। अब देखिए जो रजत पदक है, 2 रजत पदक, तो मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया, इन दोनों को मिला है रजत पदक। मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए मिला है, ठीक है, भारोत्तोलन के लिए किसको मिला है, मीराबाई चानू को मिला है। रवि कुमार दाहिया को कुश्ती के लिए मिला है, ठीक है। देखिए ये जो मीराबाई चानू है वो कहाँ से है, मणिपुर से हैं। रवि कुमार दहिया कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। तो कहाँ से भी उनको भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। कांस्य पदक में याद रखना है किनको किनको मिला है, 4 लोग हैं, मतलब 4 नाम है यहाँ पे, PV सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया, और ये पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, ये एक टीम है, बाकी 3 यहाँ पे नाम है, ठीक है, PV सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया, और ये क्या, पुरुष हॉकी टीम। इनके कप्तान है मनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, जो पुरुष हॉकी टीम है इनका कप्तान कौन थे, ये मनप्रीत सिंह। चलिए देखिए, अब इनका क्षेत्र भी याद रख लीजिएगा। PV सिंधु का क्या है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहेन क्या है, मुक्केबाजी हैं। और ये क्या है, मतलब बजरंग पुनिया क्या है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और पुरुष हॉकी टीम है तो हॉकी टीम है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और PV सिंधु के बारे में। PV सिंधु को ये दूसरा ओलंपिक मिला है इस बार, जो कांस्य पदक इस बार प्राप्त हुआ PV सिंधु को, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो ये दूसरा ओलंपिक पदक है। ये क्या है, दूसरा ओलंपिक पदक है। मतलब कि इससे पहले भी जो रियो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक 2016 में इनको रजत पदक प्राप्त हो चुका है, ठीक है, इनको क्या हो चुका है, रजत पदक प्राप्त हो चुका है। किनको, PV सिंधु को। और इस बार क्या प्राप्त हुआ है, कांस्य पदक, ठीक है। मतलब कि 2016 का जो ओलंपिक है, रियो ओलंपिक, उसमें इनको रजत पदक मिल चुका है। तो ये दूसरा ओलंपिक है। मतलब इस बार जो ओलंपिक मिला है 2020 वाला, ठीक है, 32वां ओलंपिक, इनमें इसको ये दूसरा पदक मानकर चलिए।
ठीक है। तो इनके पास अब 2 ओलंपिक हो चुका है, मतलब 2 ओलंपिक पदक हो चुका है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 32वां ओलंपिक 2020 के बारे में समझा। याद रखिएगा, मतलब ये 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक, सबका नाम आपको याद रखना है। चलिए, अब इसके बाद देखिए पद्म अलंकरण। पद्म अलंकरण को देखते हैं। तो इसमें देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले हम जितने भी अवार्ड हैं उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि अवार्ड से हमेशा प्रश्न बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको भी आपको, मतलब जितने भी अवार्ड हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सबका नाम आपको किसी भी तरह से ट्रिक वगैरह बना करके आपको याद रखना है। तो देखिए पद्म विभूषण, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये नाम आप लोग याद ना रखें तो चलेगा, और इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मतलब कि देखो ये राधे श्याम बारले जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ दुर्ग पाटन से हैं। कला के क्षेत्र में इनको क्या मिला है, पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो श्री राधे श्याम बारले जो कि कला के क्षेत्र में, इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। पंथी लोक नर्तक, ठीक है, ये क्या है, पंथी लोक नर्तक हैं और कलाकार हैं, ठीक है, पंथी लोक नर्तक और कलाकार है कौन, ये राधे श्याम बारले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, हमारे छत्तीसगढ़ से है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ देखो पद्मश्री में बहुत लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नाम यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए पद्म विभूषण, इसमें किनको किनको मिला है, तो शिंजो आबे, नरिंदर सिंह कपाली, ठीक है, नरिंदर सिंह कपानी, और श्री SP बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, ठीक है, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, मौलाना वहीउद्दीन खान, श्री व्रजवासी लाल और श्री सुदर्शन साहू, ठीक है, श्री सुदर्शन साहू। देखिए इनको कैसे याद रखना है। यहाँ पे व्रजवासी पढ़ करके क्या दिमाग में आ रहा है, कृष्ण भगवान, ठीक है, क्या कृष्ण भगवान दिमाग में आ रहा होगा, व्रजवासी ऐसे देख रहे हैं तो। सुदर्शन चक्र, ठीक है, यहाँ पे सुदर्शन लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा सुदर्शन चक्र कौन पकड़े हुए हैं, कृष्ण भगवान पकड़े हुए हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए ब्रह्म लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग कृष्ण भगवान से ही रिलेट कर दें, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से आप लोग नहीं, उसको नहीं देखना है फिलहाल। ये ब्रह्म से भगवान के यहाँ पर भी नाम आ रहा है, तो ये ब्रजवासी, सुदर्शन और ब्रह्म, ये तीनों को आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब रिलेट कर लें। और यहाँ पे देखिए मोनप्पा लिखा हुआ है, तो गोपियों के यहाँ पे देखें गोपी, ठीक है, ये डबल पाई इसको गोपी बना दिया। फिर मनप्पा, मतलब कि मन को मोहित करने वाले कृष्ण भगवान, गोपियों के मन को मोहित करने वाले कृष्ण भगवान, तो मोनप्पा से ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, मन को मोहित करने वाले। तो इतना नाम हुआ। और कौन कौन सा, अब देखो शिंजो आबे, नरिंदर सिंह, ये दोनों का नाम को आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मौलाना वहीउद्दीन खान, ठीक है, तो ये यहाँ पे खान है, एक ही नाम यहाँ पे अलग आपको दिख रहा है, मतलब कि मुस्लिम आपको दिख रहा है, बाकी सब आपको ऐसी आपका हिंदू लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो नाम याद रखना सभी को, ठीक है। बाकी ये जापान से हैं, शिंजो आबे, ठीक है, याद रखना इसको, शिंजो आबे को अलग, मतलब ये जापान से हैं। जन सेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। देखो कौन कौन से क्षेत्र में मिला है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम अगर दे देता है तो वहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि तो नाम तो याद रखना है, पद्म विभूषण किसको इसको मिला है, लेकिन कौन कौन से क्षेत्र में मिला है उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो बाकी ये नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। व्रजवासी, सुदर्शन चक्र से सुदर्शन याद रखेगा, और ये ब्रह्म से बालसुब्रमण्यम से, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मोनप्पा, मन को मोहने वाला कृष्ण भगवान, ऐसे याद रख सकते हैं। तो 4 नाम तो आपको याद हो जाएगा। वहीउद्दीन खान को आपको अलग याद रखना है, नरिंदर सिंह और शिंजो आबे, ये दोनों को और आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए पद्मश्री हम लोगों ने देख लिया, राधे श्याम बारले को मिला है। और पद्म विभूषण में किनको किनको मिला है, इसका नाम, एक सेकंड, इसका नाम आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। देख लीजिएगा पद्म विभूषण में किनको किनको मिला है, सबका नाम आप लोग देख लीजिएगा, एक एक बार आपको सिर्फ सिंपली रीड कर लेना है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे प्रश्न उठाने के चांसेस तो नहीं है। पूछा जाएगा तो या तो पद्म विभूषण या फिर ये पद्मश्री का ये राधे श्याम बारले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत रत्न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न देखिए 2019 को जो भारत रत्न है अभी दिया गया है, तो इसमें देखिए किनको किनको मिला है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ये 3 लोगों का नाम याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, इनको ये भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। 2012 से लेकर के 17 तक इन्होंने कार्य किया, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2012 से लेकर के 17 तक कार्य किया। तो नाम याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न मिला है 2019 का। भूपेन हजारिका, देखो ये अच्छा देखो यहाँ पे याद रखना 2019 का भी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग,
तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भारत रत्न जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए, ठीक है। हो सकता है 2021 को जो भारत रत्न है 2 साल बाद दिया जाएगा, अगले साल दे दिया जाएगा, मतलब कभी भी दिया जा सकता है, और हर साल दिया जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 2019 का लास्ट टाइम जो दिया गया था इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ठीक है। 3 नाम याद रखिएगा। जो भूपेन हजारिका है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा इनकी इमेज। तो जो भूपेन हजारिका है वो क्या है, गायक, संगीतकार, गीतकार, कवि और ये गायक, फिल्म निर्माता, ठीक है। इनका ये विशेषताओं को याद रखिएगा। भूपेन हजारिका असम के भारतीय पार्श्व गायक, ठीक है। ये जितना भी इनकी विशेषताएं हैं, गायक, संगीतकार, हालांकि इनको याद मतलब इनको सबको याद नहीं रखना है आपको, सिंपल इतना याद रखें कि कलाकार हैं, ठीक है। कलाकार हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, गायक हैं, बस इतना याद रखना है आपको। तो ये क्या है, भूपेन हजारिका। नानाजी देशमुख, ठीक है, इन्होंने मतलब इनको समाज सेवा, मतलब ये सामाजिक क्या है, सामाजिक कार्य करते हैं, समाज सेवा के लिए इनको मिला है पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार जो मिला है इनको। तो याद रखिएगा नानाजी देशमुख, ठीक है। इन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नानाजी देशमुख किससे संबंधित हैं ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। कला मतलब कला के क्षेत्र से हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में है, मतलब सामाजिक कार्य करते हैं पूछ दिया जाएगा, या फिर कुछ और ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या है, सामाजिक कार्य करते हैं, कौन, नानाजी देशमुख, ठीक है। ये नानाजी देशमुख है। चलिए, तो याद रखना है तीनों नाम को, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। चलिए आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हम लोग जो पहले पढ़ते थे, इसका नाम बदल करके, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। तो इसको आपको विशेष करके याद रखना है, ठीक है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है, और इस बार 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, ठीक है। 12 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है। देखिएगा किनका किनका नाम है यहाँ पे, तो अवनी लेखरा, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, सुमित एंट्रिलो, ठीक है, सुमित एंट्रिलो, और प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और मनीष नरवाल, ठीक है, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील खेत्री और मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल 12 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो इनका नाम याद रखेगा, कुछ ट्रिक अगर बनता है तो बना करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको इनको प्राप्त हुआ है, तो इतने नामों को याद रखना है। चलिए देखो, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है, तो ये सूचकांक वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ। जितने भी जो एप्लीकेशन में मतलब कि जो प्री प्लस मेंस वाले जो बच्चे हैं वो मतलब ये वाला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ट्रिक बना करके बताया था, ठीक है। जैसे कि देखिए, सैन्य खर्च को मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो मतलब कि 3 हमारे जो सेना होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो तीनों सेना को आपको रिलेट करके याद रखना है। भारत को जो रैंकिंग है सैन्य खर्च इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो इसी प्रकार से वैसे ही आपको देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिखा है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक मतलब कि अगर 7 समुंदर हम पार जाते हैं तो बहुत ही जोखिम होगा। ऐसे बना करके आपको मैं पूरा बताया था। तो उसी प्रकार से पूरा मैं यहाँ पे आपको कहानी सुनाया था, ठीक है। कहानी के रूप में यहाँ पे पूरा जितना भी है सबको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। और यहाँ से एक प्रश्न आना बहुत जरूरी है ना, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। जो सूचकांक वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सूचकांक है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। एक प्रश्न हमेशा आता है, तो इससे आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में इसका वीडियो डला हुआ है, जो प्री प्लस मेंस वाला जो कोर्स है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो वीडियो है वो, चलिए, हो सकता है इसको अगर यूट्यूब में अगर मैं डालता हूँ, ये वाला वीडियो अगर यूट्यूब में जाता है तो जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं तो उसको मतलब वो लोग इसको सिंपली ऐसे याद रखें जिस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए वीडियो अवेलेबल था, वो लोग देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान, देखिए यहाँ पे जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और देखिए ये सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हम लोग जितना भी अवार्ड देखा है वो सब अवार्ड तो अलग अलग है, ठीक है। जितना भी अवार्ड यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है ये सब ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म अलंकरण, ठीक है, ये खेल पुरस्कार आपका मतलब 32वां, तो ये सब अलग है। इसमें जितने भी देखने वाले हैं इनकी और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उधर से मानकर चलिए एक नाम अगर उठाता है तो वहाँ से उठा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा। जैसे कि 70वां मिस यूनिवर्स है, ठीक है, 70वां जो मिस यूनिवर्स अवार्ड है वो किनको मिला है, तो हरनाथ संधू, हम लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत ही चर्चा में थी अभी हरनाथ संधू, चंडीगढ़ से हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी यहाँ पे मतलब अवार्ड बताने वाला हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
चलिए तो देखिए 70वां मिस यूनिवर्स का जो अवार्ड है 2021 का किसको मिला है? हरनाथ संधू को। ठीक है, चंडीगढ़ से हैं, बहुत ही चर्चा में थी अभी। मिस इंडिया 2020 का अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मिस इंडिया 2020 का अवार्ड किनको मिला है? तो ये शायद ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कोई एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ये मानसा को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, मानसा को ये पुरस्कार मिला है, तेलंगाना से है मानसा। इनको 2020 का मिस इंडिया अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, फरवरी 2021 में दिया गया। 2020 का अवार्ड है लेकिन फरवरी 2021 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखें 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का। ठीक है, 91 पुरस्कार है ये, मतलब 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में 2019 का पुरस्कार है, अभी ये दिया गया है। तो ये रजनीकांत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, रजनीकांत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तमिल अभिनेता है रजनीकांत, सभी को पता होगा रजनीकांत के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। तो SEEDS एक संस्था है। ठीक है, SEEDS एक संस्था है, दिल्ली का संस्था है। और दूसरा क्या है? राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, ये जो भूगर्भ विज्ञानी, कौन? राजेंद्र कुमार भंडारी क्या है? भूगर्भ विज्ञानी है। तो ये 2 लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक ये संस्था है, इसका आप लोग फुल फॉर्म गूगल में सर्च करके देख लें। और राजेंद्र कुमार भंडारी, ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी ये दूसरा है। तो 2 लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब देखिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय जैव विविधता पुरस्कार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021। देखिए जो अवार्ड पुरस्कार, जो पुस्तक जो भी रहता है, अगर वो पर्यावरण से संबंधित है तो ये मानकर चले कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। पर्यावरण में प्रश्न बनाने के लिए ज़्यादा कुछ पॉइंट निकलता नहीं है, तो क्या करता है CGPSC, मतलब कोई भी एग्जाम हो, क्या करते हैं वो लोग, जो अवार्ड रहता है, जो पुस्तकों का नाम रहता है, तो वहीं से प्रश्न उठा करके पूछा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो पर्यावरण का बनता है उसको छोड़ना नहीं आपको ना। तो भारत का जैव विविधता पुरस्कार, भारत का क्या है? जैव विविधता पुरस्कार। तो सेरगांव बायोडाइवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेरगांव बायोडाइवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में है ये, तो इनको ये प्राप्त हुआ है। किनको? सेरगांव बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता पुरस्कार। चलिए तो याद रखेंगे सेरगांव बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का पुरस्कार है। तो साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला को ये प्राप्त हुआ है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है कौन? साइरस पूनावाला। ठीक है, साइरस पूनावाला। क्या मिला है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, इसको ये प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 याद रखिएगा, इसका ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, IREDA। ठीक है, IREDA, इसको याद रखिएगा आपको, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। चलिए इसके बाद गणतंत्र दिवस परेड। गणतंत्र दिवस परेड 2021 का ये पुरस्कार है। तो ये सर्वश्रेष्ठ जो झांकी अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ झांकी, उत्तर प्रदेश का जो झांकी, मतलब ये जो झांकी है ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो गणतंत्र दिवस का जो परेड है इसमें उत्तर प्रदेश का जो झांकी है, अयोध्या का जो झांकी, उसको सबसे पहला पुरस्कार मिला है। मतलब कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? अयोध्या झांकी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये अयोध्या वाला जो झांकी था उसको। चलिए इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। तो ये डेविड डिओप, ठीक है, डेविड डिओप को ये पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब इनको मिला है। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलिए बुकर पुरस्कार से कभी कभार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा डेविड डिओप को। इसके बाद देखिए शेख जायद बुक अवार्ड। शेख जायद बुक अवार्ड, तो ये मिला है कि इसको डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ठीक है, ताहिरा कुतुबुद्दीन को ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद रामानुज पुरस्कार, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। रामानुज पुरस्कार 2021 का पुरस्कार, मतलब कि नीना गुप्ता को ये प्राप्त हुआ है। तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, ठीक, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए नीना गुप्ता को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा? रामानुज पुरस्कार। इसके बाद देखिए बाल शांति पुरस्कार 2021। तो ये पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। किनको? एक 17 वर्षीय बिहान और दूसरा उनके भाई 14 वर्षीय नौ। ठीक है, तो ये 2 लोगों को प्राप्त हुआ है, 17 वर्षीय बिहान और 14 वर्षीय क्या है? 9। तो ये 2 लोगों का नाम है बिहान और नौ। बिहान और नौ दोनों नाम याद रखेगा। ये 17 वर्ष के हैं, ठीक है, ये 17 वर्ष के हैं और ये 14 वर्ष के हैं।
कौन 9-14 वर्ष के हैं और विहान 17। तो हालांकि इनके एज याद रखना है, लेकिन बस बालक हैं, ठीक है। बाल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना, तो ये दोनों क्या है, बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे एज इसका लिखा हुआ है। तो बिहान और 9, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना 9 बिहान, 9 बिहान ऐसे याद रखिएगा, 9 बिहान बाल शांति पुरस्कार, 9 बिहान बाल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बुकर प्राइज, बुकर प्राइज याद रखिएगा, डेमन गलगट, ठीक है। डेमन गलगट दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो बुकर प्राइज है, देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर प्राइज दोनों अलग अलग है, दोनों को आप लोगों को अलग अलग याद रखना है। ये जो बुकर प्राइज 2021 का है ये डेमन गलगट को मिला है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है वो डेविड डियोप को मिला है, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए तो ये एक मिनट, ठीक है। ये डेमन गलगट ये बुकर प्राइज 2021 दक्षिण अफ्रीका के हैं। उपन्यास इनके क्या, कौन सा उपन्यास, द प्रॉमिस के लिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखिए 66वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके बारे में भी पता होगा आप लोगों को। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस बार किसको मिला है, थप्पड़ को सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, ठीक है। इरफान खान क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी मन्नू, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब कि कौन सा अवार्ड, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किनको मिला है, तापसी पन्नू। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद ई पंचायत पुरस्कार, तो ई पंचायत पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है, असम और छत्तीसगढ़ है। याद रखिएगा दूसरे स्थान को, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे छत्तीसगढ़ है दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर कौन कौन है, असम और छत्तीसगढ़ है। और तीसरे स्थान पर याद रखिएगा ओडिशा और तमिलनाडु, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन कौन है, ओडिशा और तमिलनाडु। तो ई पंचायत पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्न बनता है यहाँ से, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और असम को, तीसरे स्थान पर ओडिशा और तमिलनाडु को, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 56वां ज्ञानपीठ और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 56 और 57वें वह ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको किनको दिया है देखते हैं। तो 56वां किनको मिला है, नीलमणि फुंकन, ठीक है। नीलमणि फुंकन असमिया भाषा के लिए इनको मिला है, असम से है ये। नीलमणि फुंकन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है, दामोदर मौजो को, ठीक है। दामोदर मौजो को ये पुरस्कार मिला है। कहाँ से हैं, गोवा के हैं, ठीक है। गोवा से हैं कौन, दामोदर मौजो। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 56वां नीलमणि और 57वां ये दामोदर मौजो, ठीक है। तो इसका कुछ अगर ट्रिक बने तो बेटर होगा। नीलमणि चलिए ऐसा कुछ तो हालांकि ट्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 2020 वाला 56 है और 2021 वाला कौन सा है, 57 है। चलिए इसके बाद देखिए फुकुओका प्राइज, ठीक है। फुकुओका प्राइज पी साईनाथन को मिला है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। FIAF ये पुरस्कार किसको मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है। इसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट, ठीक है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट, इनको प्राप्त हुआ है विश्व खाद्य पुरस्कार। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ये बस्तर की हैं निशा यादव। तो मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल, ठीक है। मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल पुरस्कार 2021 का बस्तर की बेटी निशा यादव को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वहाँ की ये निवासी हैं, तो बस्तर की बेटी निशा यादव को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर के निवासी हैं निशा यादव, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, मिसेस एंड मिस ग्लोबल इंडिया ग्लोबल पुरस्कार, ठीक है। मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल पुरस्कार 2021। चलिए इसके बाद देखिए नवीन संविधान संशोधन। देखिए हम लोग भारतीय संविधान में संविधान संशोधन तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है उसको हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। 2017 से लेकर के 2021 तक के जो संविधान संशोधन है इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए तो 101वां संविधान संशोधन ये 2017 में किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया। ये किसके मतलब इसमें क्या था, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, ठीक है। इसके माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत ये 3 अनुच्छेद, ठीक है, ये 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं और एक अनुच्छेद ये 268A इसको हटा दिया गया है, ठीक है। 3 अनुच्छेद कौन सा है, 246A, 269A और 279A,
ठीक है, ये 3 अनुच्छेद को याद रखेगा, 246 है, 269 और 279A। तो ये 3 अनुच्छेद को क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, और बाकी एक अनुच्छेद 268A इसको हटा दिया गया है। ठीक है, निरसन कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। तो इसको याद रखेगा 2017 का जो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन को याद रखेगा। इसके बाद देखिए 2018 का संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 का जो संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सामान्य वर्ग को, मतलब कि जनरल कैटेगरी को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, जो सरकारी नौकरी या फिर शिक्षण संस्थान में जनरल जो कैटेगरी हैं, सामान्य वर्ग हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 2019 का संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखिएगा 2020 का संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2020। इसमें ST/SC ठीक है, या फिर SC/ST को मतलब इनके लिए ST/SC हेतु आरक्षित सीटों का लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, मतलब कि जो ST/SC हैं इनका लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है, सीट आरक्षित रहता है, तो इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। किसके माध्यम से, 2020 का 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, ST/SC का जो आरक्षित सीट है लोकसभा और राज्य विधानसभा मतलब कि विधानसभा में, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए, इसके बाद 2021 का संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से OBC या मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सूची में नई जातियों को सम्मिलित करने का अधिकार। अच्छा देखिए, जो OBC का जो OBC मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो सूची है उसमें नई जातियों को सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मतलब कि OBC कैटेगरी में और अन्य जो भी नई जाति है उसको शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार अब कोई भी अन्य और जो भी जाति है उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकती हैं। तो ये क्या है, 120वां संविधान मतलब कि 2021 का 105वां संविधान संशोधन। चलिए, तो इन संविधान संशोधन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है यहाँ से। चलिए देखते हैं। अब देखो, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड, मतलब कि देखिए ये जो वर्ष है 2020 का वर्ष, 2021, 2022, 2023, 2024 अभी आने वाला है, 2022, 23, 24, मतलब 2022 तो आ चुका है। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, इसमें से 2023 को छोड़ करके 2023 को यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन ने घोषित किया है। बाकी इधर 2020, 21, 22, 24 इसको यूनाइटेड नेशन ने कुछ डिक्लेयर किए गए हैं। अब क्या डिक्लेयर किया है देखते हैं। तो जो 2020 का जो वर्ष था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल प्लांट हेल्थ, ठीक है, ये घोषित किया गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है, तो देखो प्रश्न कैसे बनता है, यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2020 को क्या घोषित किया है, ऐसे प्रश्न बनेगा और वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन टिक मारना है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल प्लांट हेल्थ ये घोषित किया गया था 2020 को, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए 2021 जो है, 2021 का जो वर्ष है उसको क्या घोषित किया गया है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट घोषित किया गया है 2021 को। और क्या घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर, तो याद रखिएगा इस प्रकार। देखो ये पीस एंड ट्रस्ट, चाइल्ड लेबर, बस इतने को आप लोग याद रखें, वहाँ पे आप लोग कम से कम इतना तो याद आ ही जाएगा कि हाँ क्या घोषित किया गया था। ठीक है, जो बाल मजदूर है मतलब कि चाइल्ड लेबर है, इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब चाइल्ड लेबर को खत्म करने का वर्ष घोषित किया गया था 2021 को। और पीस एंड ट्रस्ट का वर्ष घोषित किया गया था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी घोषित किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, ये भी घोषित किया गया था 2021 को। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ये भी घोषित किया गया है 2021 को। तो इस प्रकार से 2021 को याद रखेगा, ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। 2022 को क्या घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, तो ये घोषित किया गया है 2022 को। ठीक है, जलीय जीव फिशरीज मतलब मछली और जलीय जीव से संबंधित कुछ यहाँ पे घोषित किया गया है, किसको,
2022 को। 2023 को क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ये बाजरा से संबंधित है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये किसके द्वारा घोषित किया गया? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित नहीं किया है ना, इसने घोषित किया है। चलिए, अब इसके बाद 2024 को क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स किसको घोषित किया गया है? 2024 को। चलिए, तो इस प्रकार से इन सबको चारों को पांचों को याद रखिएगा, कौन कौन से वर्ष को क्या क्या घोषित किया गया है, पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी यहाँ पे जो बताने वाला हूँ। हमारे भारत में लक्ष्य रखा गया है 2022 तक ये सब कर देंगे, 2023 तक ये करेंगे, 2024 तक ये करेंगे, 2025 तक ये कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ष तक के अलग अलग टारगेट बना करके रखा गया है। तो देखो 2022 तक क्या क्या पूरा करने का टारगेट है? किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। और यहाँ पे जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से लेकर के 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 17% से बढ़ा करके 25% करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 तक के रखा गया है। और हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सभी लक्ष्य कब तक के रखा गया है? 2022 तक का रखा गया है। तो याद रखिएगा क्या क्या है इसमें। किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य है, और विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 25% करने का लक्ष्य है। ठीक है, जीडीपी में। और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है। आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। एलपीजी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। और ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक है, सभी गांव को। अब देखिए इसके बाद 2023 में सिर्फ एक लक्ष्य रखा गया है, मतलब कि 2023 तक कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 2024 में 2 लक्ष्य है। कौन कौन सा? हर घर जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य। ठीक है, सभी के घर में जल और स्वच्छ जल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, 2024 तक ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और क्या है? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, तो ये 2024 का लक्ष्य है। अब इसके बाद 2025 का लक्ष्य देखिए क्या क्या है। 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग, ठीक है, पैर और मुंह का जो रोग होता है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो 2025 तक का लक्ष्य है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये बीमारी है, टीबी मतलब बीमारी एक प्रकार का। तो टीबी बीमारी जो होता है उससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। चर्चित व्यक्तित्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से मानकर चलिए एक प्रश्न तो आपको मिलेगा एग्जाम में। देखिए, तो जो नया नियुक्ति किया गया है, ठीक है, नए नए जो लोग नियुक्त हुए हैं अलग अलग पोस्ट, मतलब अलग अलग पद में, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, पहला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। देखिए, जो जनरल विपिन रावत है, ये बहुत न्यूज़ में था अभी, जब जनरल विपिन रावत का जब आकस्मिक निधन हुआ। ठीक है, ये न्यूज़ में था, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो जनरल विपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद देखिए, इंडियन नेवी के चीफ, ठीक है, इंडियन नेवी के चीफ राधाकृष्ण हरि कुमार। ठीक है, राधाकृष्ण हरि कुमार। तो देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? राधाकृष्ण है तो यहाँ पे याद रखेंगे इंडियन नेवी।
इंडियन नेवी से आप लोगों को कुछ समुद्र वगैरह आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ऐसे याद रखिएगा कि मतलब समुद्र में शेषनाग के ऊपर कृष्ण भगवान इस प्रकार से चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो समुद्र और कृष्ण भगवान आप लोग रिलेट कर सकते हैं। शेषनाग के ऊपर इस प्रकार से ऊपर में चढ़े हुए हैं कृष्ण भगवान ऐसे। तो राधा कृष्ण हरि कुमार, ऐसे इसको याद रख सकते हैं, राधा कृष्ण हरि कुमार। ये क्या है, 25वें क्रम का क्या है, इंडियन नेवी चीफ है। इसके बाद देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो ये विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। तो इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो एयर स्टाफ से आप लोग कुछ राम को ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हालांकि राम भगवान तो हवा में ऐसे उड़ते नहीं थे, हनुमान जी उड़ते थे। ठीक है, तो ये एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी, ऐसे डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए, इसके बाद देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 24वें क्रम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको भी याद रखिएगा, सुशील चंद्रा को। चलिए, तो यहाँ पे चंद्रा से याद रखेंगे। चंद्रा से आप लोग याद रख सकते हैं चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसे कुछ इस प्रकार से। सुशील से आप लोग इलेक्शन ऐसे कुछ बनाकर इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन से सुशील चंद्रा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आप लोग याद रखें इसको। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, 48वें क्रम का है। हालांकि यहाँ पे जितना बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये NV रमन्ना को याद रखिएगा, 48वें क्रम का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हम लोग ऊपर में देखें, बाकी ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, 9 न्यायाधीश यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन है। यहाँ पे 3 महिला हैं, 3 महिला और बाकी इधर सभी के सभी पुरुष। ठीक है, मतलब कि 6 पुरुष और 3 महिलाएं। तो 3 महिलाओं का नाम याद रख लीजिएगा। तो ये BV नागरत्ना। ठीक है, पहला क्या है, BV नागरत्ना, हिमा कोहली और बेला M त्रिवेदी। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। 3 महिला न्यायाधीश के साथ 9 कुल न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया है अगस्त 2021 में। तो यहाँ पे ये 6 इधर नीचे में है, ऊपर में 3 है। ठीक है, ये 3 बाकी ये 6, टोटल कितने, 9। तो टोटल यहाँ पे 9 न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया है 2021 में, अगस्त 2021 में। तो याद रखिएगा, ये 3 महिलाओं का नाम याद रखेगा। ठीक है, 3 महिला जो न्यायाधीश है इनका नाम याद रखेगा। ठीक है, नागरत्ना, हिमा कोहली और बेला M त्रिवेदी। चलिए, तो इस प्रकार से इनको याद रखें। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा के महासचिव PC मोदी याद रख लीजिएगा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के नवीन अध्यक्ष व CEO। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नवीन अध्यक्ष व CEO सुनीत शर्मा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2nd नंबर के हैं ये। तो ये सुनीत शर्मा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, नागरत्न, हिमा कोहली, M त्रिवेदी। सर्वोच्च न्यायालय की ये मतलब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश CJI, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ एयर ऑफ स्टाफ, और ये भी मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट लगभग। बाकी ये दो चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए, तो ये चर्चित जो मतलब चर्चित व्यक्तित्व नहीं, मतलब कि ये नया नियुक्ति या फिर चर्चित व्यक्तित्व भी है। तो नया जो नियुक्तियां हैं इसको याद रखेगी इन सभी को। चलिए, अब इसके बाद देखिए 6वां स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो सबसे पहले तो याद रखना, जारी कौन करता है, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 10 लाख आबादी, देखो यहाँ पे 10 लाख आबादी से अधिक वाले जो शहर हैं उसको देखेंगे, और 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो अधिक शहर हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 लाख आबादी से अधिक जो शहर हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, इसमें पहले नंबर पे कौन है, इंदौर। ठीक है, पहले नंबर पे इंदौर, और ये पांचवी बार सबसे मतलब स्वच्छ शहर यहाँ पे घोषित किया गया है, 5वीं बार। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंदौर है उसको 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस बार भी क्या है, पहले स्थान पर है 5 बार, और ये पहले स्थान पर हो चुके हैं, मतलब कि लगातार 5वीं बार ये शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, सूरत है। तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा है, और हमारे 6वें नंबर पर क्या है, रायपुर है। तो 6वें नंबर पर रायपुर है, इसको याद रखिएगा। देखो रायपुर में क्या है, 10 लाख से अधिक आबादी है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ रायपुर को यहाँ पे शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का 2 जो बड़े शहर है जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी है। ठीक है, एक तो रायपुर है, दूसरा दुर्ग है, मतलब आपका दुर्ग है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा विजयवाड़ा और 6वें नंबर पे हमारा रायपुर है। ठीक है, वैसे तो देखो 6वें नंबर पे रायपुर को याद रखिएगा, ये इन सबको इंपॉर्टेंट, देखो इंदौर इंपॉर्टेंट है और ये रायपुर इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे इंदौर, इसको याद रखिएगा, दूसरे तीसरे को याद आए तो ठीक है, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं। 6वें नंबर पे रायपुर को याद रखिएगा। ठीक है, 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, दो ही शहर है, मैं बताया आपको, रायपुर और दुर्ग है, तो दोनों में ये रायपुर अभी 6वें नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, 6वें नंबर पे रायपुर को याद रखना। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाला जो शहर है, इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें नई दिल्ली पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अंबिकापुर है। छत्तीसगढ़ में टोटल अभी 14, ठीक है 14 अभी क्या है, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर हैं। तो इसमें मतलब 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर में हमारा छत्तीसगढ़ का ये क्या है, अंबिकापुर। ठीक है, ये क्या है, अंबिकापुर, इसको याद रखेगा। छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर, ये दूसरे स्थान इसको प्राप्त हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखेगा। और तीसरे स्थान पे तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश का है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना है। और आपको इसको याद रखना है, रायपुर को 6वें स्थान पे, अंबिकापुर के दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये 10 लाख आबादी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले में रायपुर को याद रखना है 6वें स्थान पे। 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले में आपका अंबिकापुर को याद रखना है दूसरे स्थान पे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में सबसे स्वच्छतम राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले जो श्रेणी है, इसमें छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छतम राज्य, ठीक है, सबसे स्वच्छतम राज्य किसको घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़ को। चलिए, तो 6वां स्वच्छता रिपोर्ट है ये। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कौन सा क्रम का है, तो 6वां रिपोर्ट है। इसमें हमारे रायपुर का 6वां क्रम और यहाँ पे अंबिकापुर के दूसरे क्रम को, दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये गरीबी सूचकांक है। यहाँ पे हम लोग कुपोषण को भी देखेंगे, नीचे में यहाँ पे कुपोषण देखेंगे, बाकी इधर गरीबी को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, गरीबी सूचकांक में सबसे अधिक गरीब जो राज्य है वो कौन सा है, ये बिहार है। ठीक है, इसमें 51 ठीक है, मतलब कि लगभग 52% क्या है, गरीबी है यहाँ। ठीक है, 52% गरीबी। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, अधिकतम गरीबी वाला राज्य है कौन सा, बिहार। पहले नंबर पे कौन है, बिहार है। ठीक है, 52, लगभग 52% यहाँ क्या है, गरीबी है। और 7वें नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़, इसको याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ क्या है, 7वें नंबर पे यहाँ पे लगभग 30%। ठीक है, 29.9 है, मतलब कि लगभग 30% यहाँ क्या है, गरीबी। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में 7वें नंबर पे, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में क्या है, केरल है, मतलब कि केरल में सबसे कम गरीबी है। देखिए यहाँ पे 0.71% सिर्फ यहाँ पे गरीबी है, मतलब कि लगभग देखा जाए तो 1% से भी कम है। ठीक है, 0.71% है। तो क्या है, ये न्यूनतम गरीबी केरल में क्या है, देखो कि वैसे भी केरल बहुत सारे क्षेत्र में आगे है। ठीक है, लिंग अनुपात वगैरह सब में, शिक्षा के क्षेत्र में सब आगे है यहाँ पे केरल में। तो यहाँ पर गरीबी के क्षेत्र में भी ये आगे है। ठीक है, लिंग अनुपात में भी आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे देखते हैं। ठीक है, साक्षरता में केरल को, तो इसी वजह से यहाँ क्या है, गरीबी भी कम है। सबसे अधिक गरीबी कहाँ है, बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखिए, गरीबी में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक गरीबी और सबसे न्यूनतम गरीबी को। ठीक है, देखो सर्वाधिक गरीबी कहाँ कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, नारायणपुर में है, सरगुजा में है। ठीक है, प्रतिशत याद रखिएगा, प्रतिशत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आपको एकदम रटना नहीं है इन सबको, बस इसको नाम याद रखिएगा। ठीक है, खास करके दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये दोनों को विशेष करके याद रखना है। अब इसके बाद न्यूनतम गरीबी कहाँ है, धमतरी में, दुर्ग में, रायपुर में। ठीक है, धमतरी, दुर्ग, रायपुर, यहाँ पे कम गरीब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गरीब लोग कम है, मतलब कि यहाँ क्या है, गरीबी कम है, धमतरी, दुर्ग, रायपुर में। और यहाँ क्या है, गरीबी अधिक है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत है, देख लीजिएगा। प्रतिशत लगभग लिखा है यहाँ पे 18, 20, 21, यहाँ पे 54, 51, 47 अलग अलग। ठीक है, तो हल्का हल्का बस आपको देख लेना है, बाकी इसका क्रम याद रखना है। ठीक है, धमतरी, दुर्ग, रायपुर सबसे न्यूनतम गरीबी में है। और सबसे अधिक गरीबी वाला जो जिला है वो कौन कौन सा है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सरगुजा। चलिए इसके बाद देखिए, सर्वाधिक कुपोषण राज्य। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सरगुजा तो नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये दो नाम तो आपको याद रखना ही है। देखिए अब सर्वाधिक कुपोषण वाले राज्य, कुपोषण देखते हैं। ठीक, कुपोषण, गरीबी देख लिया, अब कुपोषित राज्य देखते हैं। तो कुपोषण में सबसे पहले स्थान पर कौन है, बिहार है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, कुपोषण सबसे अधिक है, बिहार में 51%। ठीक है, 51.8% है। इसके बाद झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पे। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें स्थान पे कौन है, हमारा छत्तीसगढ़ है। 43.2% यहाँ पे कुपोषण है, यहाँ कुपोषण है यहाँ पे इतना। चलिए, तो ये हुआ गरीबी और कुपोषण। अच्छा देखो, इसका
जारीकर्ता भी याद रख लीजिएगा, जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग, ठीक है। जारी करते हैं इन सबको नीति, कौन जारी करते हैं? नीति आयोग के द्वारा सब जारी किया गया है। अब देखिए सहकारिता मंत्रालय, ये नया मंत्रालय है, भारत सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय बनाया गया है। तो ये क्या है? नवीनतम मंत्रालय है, भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय है। गठन कब किया गया है? 6 जुलाई 2021 को, 6 जुलाई 2021 को इसका गठन किया गया है। प्रथम सहकारिता मंत्री याद रखिएगा अमित शाह हैं, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय जो अभी नया गठन किया गया है इसका प्रथम सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। इस मंत्रालय का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन व कानूनी नीतिगत ढांचा प्रदान करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ? सहकारिता मंत्रालय। अब देखते हैं आगे क्या है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो ये छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देखते हैं हम लोग 2022 में ये चुनाव होने वाला है। यहाँ पे एक गलत लिखा है, मतदान और मतगणना यहाँ पे 2022 करिएगा इसको, ठीक है। देखिए नामांकन दाखिल, एक मिनट, यहाँ क्या लिखा है ऊपर? छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के उपरांत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती, ये सिंपल बताया गया है कि हाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव होने वाला है। नामांकन दाखिल करने का जो समय कब से कब तक है? 28 दिसंबर 2021 से लेकर के 3 जनवरी 2022 तक का नामांकन दाखिल करने का समय है। इसके बाद, ठीक है, हालांकि ये डेट निकल चुका है। और इसका देखिए मतदान व मतगणना कब होगा? 20 जनवरी 2022, ठीक है, ये डेट दिया गया है मतदान व मतगणना का 20 जनवरी 2022। इसके बाद देखिए प्रदेश के 28 जिले में 3 जिला पंचायत, देखो 28 जिलों में 3 जिला पंचायत, 30 जनपद सदस्य और 1807 पंच पद के लिए चुनाव होना है। तो ये कितने पद के लिए चुनाव होना है यहाँ पे बताया गया, हालांकि ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है, CGPSC कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद पंचायत सदस्य और 1807 पंच सदस्य का चुनाव यहाँ पे होना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले वर्तमान में देखा जाए तो, अभी और जो 4 बने हैं उसको छोड़ देना अभी ना, अभी उनको अभी नहीं देखना, अभी सिर्फ 28 को ही देखना है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को मिला करके। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। जितना हम लोगों ने उधर देखा है वो तो देखे हैं, इधर महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हमारे, मतलब कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत। देखो हम लोगों ने मैक्सिमम पुरस्कार अवार्ड जो भी था उन सबको देखा था हम लोगों ने, नया नियुक्ति वगैरह हम लोग देख लिए। अब इधर जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन सब के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इधर जितना भी हम लोग देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये RT-PCR का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका ये फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा इसको क्या है फुल फॉर्म, क्योंकि पूछा जा सकता है RT-PCR का फुल फॉर्म। बहुत RT-PCR बहुत ज़्यादा इधर मतलब वो था, लोग सर्च मार रहे थे, तो इस वजह से इसको याद रखिएगा, ठीक है। लोगों को कन्फ्यूजन था RT-PCR मतलब RT-PCR क्या है, जो कोविड चेक करने का एक पद्धति है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका ये RT-PCR का फुल फॉर्म है। कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई, ठीक है, 16 जनवरी 2021 से की गई। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ये कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई है, याद रखिएगा इसको भी। टीका उत्सव कब से कब मनाया गया, ठीक है, टीका उत्सव 2021, तो ये 11 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 के बीच में ये टीका उत्सव मनाया गया। अर्थात ज्योतिबा फुले के जयंती से प्रारंभ होकर के भीमराव अंबेडकर की जयंती तक ये टीका उत्सव मनाया गया, ठीक है। मतलब कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती। तो ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर के भीमराव अंबेडकर की जयंती तक की ये टीका उत्सव मनाया गया, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की CEO रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा के विकास के लिए यीदान पुरस्कार प्रदान किया गया। देखो ये जो देखो भारत के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के CEO रुक्मणी बनर्जी, इसको याद रखिएगा, रुक्मणी बनर्जी को, ठीक है, रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा के विकास के लिए यीदान पुरस्कार 2021 से नवाजा गया, ठीक है, ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए मिड डे मील योजना का नाम बदल करके PM पोषण योजना रखा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मिड डे मील योजना का नाम बदल करके PM पोषण योजना रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये मिड डे मील योजना और इसका नाम बदल दिया गया है, PM पोषण कर दिया गया है। इसलिए भारत की, देखो यहाँ पे हम लोगों ने परमाणु ऊर्जा को देखें, ठीक, देखो हम लोगों ने ये कभी जो परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट का जो जितना भी मैंने आपको बताया था मैपिंग वाले सेक्शन में, भारत का जो भूगोल में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जितने भी बैच वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि जो CGPSC प्री प्लेसमेंट्स वाले बच्चे हैं उनको मैं बताया था इसके बारे में, ठीक है। जितना भी परमाणु ऊर्जा हमारे भारत में है उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो कितना कुल मिलाकर के परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना था,
6780 मेगावाट। ठीक है, ये क्या देखा था हम लोगों ने, एटॉमिक पावर प्लांट में जितना भी जो ऊर्जा मतलब कि उत्पन्न मतलब कि प्रोडक्शन होता है भारत में, उसको हम लोगों ने देखा था। तो देखिएगा, भारत की जो परमाणु ऊर्जा है इसको 2031 तक, ठीक है, 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मतलब ये पहुंच जाएगी कब, 2031 तक। अभी वर्तमान में कितनी है, 6780 है, 6780 मेगावाट है, जो कितना हो जाएगा, 22,480 मेगावाट पहुंच जाएगा 2031 तक के। ये मतलब कि नया डाटा आपको मतलब ये पूछा जा सकता है, 2031 तक के क्या टारगेट है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इतना है। ठीक है, मतलब कि जो कितना मेगावाट उत्पादन क्षमता है हमारे परमाणु ऊर्जा का हमारे भारत में देखा जाए तो ये 6780 मेगावाट, याद रखेगा। अभी वर्तमान में टोटल 22 रिएक्टर हैं। हम लोगों ने जितना एटॉमिक पावर प्लांट देखा था उसमें अलग अलग रिएक्टर हम लोगों ने देखा था, 2, 4, 6 इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। तो सबको मिला करके 22 रिएक्टर अभी वर्तमान में भारत में संचालित हैं। देश में कुल बिजली का उत्पादन में जो ये परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत है, 3.1%। ठीक है, देखो प्रश्न अलग अलग प्रकार से बनता है, तो लगभग 3% आपको याद रखना है, लगभग 3%, क्योंकि ये प्रश्न घुमा फिरा सकता है ना, क्योंकि आगे पीछे पूछ देता है, 1.8%, 2 और कुछ पूछ सकता है, मतलब कि लगभग आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार शायद कौन सा एग्जाम है, बिहार पीएससी या उत्तर प्रदेश पीएससी में 3% से कम पूछा गया है। ठीक है, 3% से कम है, मतलब कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जो क्षमता है, परमाणु ऊर्जा का जो हिस्सेदारी है कुल ऊर्जा में, वो कितना है ऐसा पूछा गया था, और लगभग 3% से कम ऐसा था। इसी वजह से आपको याद रखना है कि कितना अभी 3.1%। एग्जैक्ट इसका भी याद रखना है आपको, और लगभग अगर प्रश्न बनता है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, 3% के आसपास। ठीक है, तो इतने को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसको और इसको, ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत है हमारे भारत में जितना भी जो ऊर्जा है उसमें। अब देखिए आत्मनिर्भरता, ये जो आत्मनिर्भरता है, ये 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द था। ठीक है, 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द था, कौन सा, ये आत्मनिर्भरता। इसके बाद देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बड़े शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर। ठीक है, बेंगलुरु क्या है, पहले स्थान पर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बड़े शहरों में क्या है, बेंगलुरु प्रथम स्थान पर। अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बढ़ चुकी है 86 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, चर्चा में था काफ़ी। तो 86 सेंटीमीटर मतलब कि लगभग 3 फुट का ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की बढ़ चुकी है। अब वर्तमान में ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। ठीक है, 8,848.86 मीटर, याद रखिएगा इतने को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ चुकी है, थोड़े सा ताज़ा अनुमान के अनुसार अभी वर्तमान में ऊंचाई इतनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देखो ये फिलहाल कितना करोड़ क्या करोड़ है उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया है 2021 में, 20 अक्टूबर 2021 में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका लोकार्पण किया गया है। अब यहाँ से 9 देशों के लिए उड़ान डायरेक्ट यहाँ से भरा जा सकता है। ठीक, कुशीनगर एयरपोर्ट से, उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा, ये भी बहुत चर्चे में था, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, इसके बाद देखिए देश में हर साल 7 अगस्त 2021 को जेवलियन थ्रो मतलब कि भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़े अभी जेवलियन मतलब कि जो नीरज चोपड़ा है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले अभी देखे ना। ठीक है, तो ये 7 अगस्त 2021 को ही जो नीरज चोपड़ा है उनको स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है, इसी वजह से 7 अगस्त 2000 मतलब देखो 7 अगस्त को हर वर्ष प्रतिवर्ष 7 अगस्त को जेवलियन थ्रो मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है देखते हैं। तो 17 वर्षीय रिचर्ड ब्रैनसन, ठीक है, 17 वर्षीय एक रिचर्ड ब्रैनसन नाम के एक आदमी है जिन्होंने एक मतलब अपना जो स्पेस मतलब स्पेस में जाने का भी प्लान किया है अपना, मतलब इनका एक स्पेस कंपनी है, इसके माध्यम से ये अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। ठीक है, कौन, रिचर्ड ब्रैनसन। तो ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अरबपति बने हैं। ठीक है, मतलब स्वयं के अंतरिक्ष स्पेस से मतलब स्पेस कंपनी से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले क्या बने हैं, पहले अरबपति बने हैं। और इसके साथ ये सिरिसा, ठीक है, सिरिसा बांडला भी जाएंगी। ठीक है, ये सिरिसा बांडला भी अंतरिक्ष में जाएंगी, इसको याद रखिएगा, जो कि भारतीय मूल के, ये क्या है, भारतीय मूल से हैं। ठीक है, भारतीय मूल की ये महिला है। तो ये सिरिसा जो बांडला है ये रिचर्ड ब्रैनसन के साथ अंतरिक्ष यात्रा करने जाएंगी। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली ये क्या बन गई है, तीसरी महिला बन चुकी हैं। ठीक है, मतलब तीसरी महिला मतलब कि भारतीय मूल की तीसरी महिला है ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा सिरसा बांडला नाम।
इसके बाद देखिए भारत चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। याद रखिएगा इसको, भारत सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक, चौथा सबसे अधिक, इस नंबर को याद रखिएगा, ये पूछा है चुका शायद अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चौथे नंबर का विदेशी मुद्रा भंडार मतलब कि एफडीआई वाला देश बन चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथे नंबर का बन चुका है। ठीक है, अब देखिए पहले स्थान पर कौन है, चीन है, दूसरे स्थान पर क्या है, जापान है, चौथे स्थान पर कौन आ चुका है, भारत आ चुका है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन चौथे स्थान पर कौन बन चुका है, भारत बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे नया विदेशी व्यापार नीति 2021 से लेकर के 26, तो ये व्यापार मतलब विदेशी व्यापार नीति है भारत का, ये नया विदेशी व्यापार नीति है। ठीक है, ये भी मतलब प्रस्तावित था, फिलहाल 2021 निकल चुके हैं तो ये पास हो चुका होगा। तो नया विदेशी व्यापार नीति 2021 से लेकर के 26, इस नीति का मकसद देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनाना है। ठीक है, तो ये विदेशी व्यापार नीति कब से कब तक का है ऐसे पूछा जा सकता है। इसका डेट याद रखिएगा, 2021 से लेकर के 26 तक का इसका डेट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो नया विदेशी व्यापार नीति कब से कब तक का है ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनाना भारत को। अब देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भारत का क्या है, 11वीं महारत्न कंपनी बन चुकी है। ठीक है, ये मतलब अभी तक हम लोग क्या 10 पढ़ते थे, अब ये 11वीं महारत्न कंपनी कौन बन चुकी है, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारत की विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है, भारत को जो विदेशी मुद्रा कोष है कितना हो चुका है, 605.000 अरब डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा 605.008 अरब डॉलर। ठीक है, 605.008 अरब डॉलर ये बन चुके हैं क्या, भारत की विदेशी मुद्रा मतलब विदेशी मुद्रा कोष। ये कब की स्थिति है, 4 जून 2021 की स्थिति में ये था। ठीक है, इतना था, अब बढ़ चुका होगा, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आया था, मतलब कि पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा और आपको ये ऑप्शन देख के मार देना है। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार की नवीन योजनाओं को। ठीक है, यहाँ पे नवीन योजना देखेंगे, इसके बाद प्रमुख चक्रवात वगैरह है, फिर यहाँ पे प्रतिमा एवं पुल का अनावरण है। देखिए तो यहाँ पे जो नया योजना है 2020 से हम लोग शुरू करेंगे, 2020 फिर 21 में आ जाएंगे। ठीक, इधर एक ही योजना है 2020 का। तो ये मतलब एक योजना, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिया गया है ना, 2020 का एक योजना 10 सितंबर के शुरू किया गया। कौन सा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बहुत फेमस में मतलब चर्चा में था ये। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना याद रखिएगा, 10 सितंबर 2020 को ये शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, स्वपोषणी और उत्तरदायी विकास को के द्वारा नीली क्रांति लाना। मतलब कि देखो मछली पालन से संबंधित ये योजना है, मत्स्य संपदा योजना। तो वही नीली क्रांति मतलब समझ रहे हैं ना, मछली पालन को ही बोला जाता है। तो ये कब शुरू किया गया याद रख लीजिएगा। अवधि कब से कब तक मतलब कब तक का है, ये 5 वर्षीय योजना है, मतलब कि 5 वर्ष का इसका अवधि रखा गया है। तो ये 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक याद रखेगा। ये जो मत्स्य संपदा योजना है इसका लक्ष्य कब से कब तक है इसको याद रखेगा, मतलब कि नीली क्रांति लाना। इस 5 वर्ष के अवधि में 2020-21 लेकर के 2025 तक का नीली क्रांति लाना, मतलब कि मछली उत्पादन में अग्रणी होना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ठीक है, मतलब कि 3.0। तो ये हालांकि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये इसका कौन सा वर्जन है, 3.0 वाला वर्जन है। तो ये 15 जनवरी 2021 को ये योजना शुरू किया गया है। एक मिनट, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको कुशल श्रमिक बनाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। गो इलेक्ट्रिक अभियान, देखो ये जितना भी योजना है आप लोग एक पेज में इन सबको लिख लें, ठीक है। सीक्वेंस में आप लोग ऐसे लिख करके उसको आप लोगों को याद रखना है। कब शुरू किया गया है उसको याद रखिएगा, योजना का नाम क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, बस इतना याद रखें काफ़ी है। अब देखिए गो इलेक्ट्रिक अभियान, तो ये 15 फरवरी 2021 को ये शुरू किया गया है। 19 फरवरी 2021 को ये शुरू किया गया है। ये 15 जनवरी था और ये 10 सितंबर था। देखो हो सकता है कहीं पे मेरा उच्चारण जल्दीबाजी में गलत निकल जाए, लेकिन जो लिखा हुआ है उसी को आपको सही मान कर चलना है। सभी डाटा यहाँ पे एकदम सही लिखा गया है, ठीक है। हो सकता है कहीं पे एक का मिस्टेक हो जाए, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए, तो जो डाटा यहाँ पे लिखा गया है वो उसी को आपको सही मान करके चलना है। चलिए, अच्छा यहाँ पे बचा हुआ है तो गो इलेक्ट्रिक अभियान, ठीक है। ये गो इलेक्ट्रिक अभियान, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब क्या है, गो इलेक्ट्रिक अभियान ये कब शुरू किया गया, 19 फरवरी 2021 को, ठीक है। गो इलेक्ट्रिक अभियान 19 फरवरी 2021 को शुरू किया गया। देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने
यह अभियान लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देना है। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य क्या है, जो इलेक्ट्रिक जो भी वाहन हैं उन सबको बढ़ावा देना है। ठीक है, स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पाद जो भी हैं, इलेक्ट्रिक उत्पाद और पर्यावरण के अनुकूल जो भी स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, फिलहाल ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो उतना ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम उजाला कार्यक्रम, ठीक है, ये भी उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लीजिएगा इसको भी। ग्राम उजाला कार्यक्रम, ठीक है, देखो ये मुख्य रूप से इसको याद रखना है, आरा ग्राम से शुरू किया गया बिहार में। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील तापदीप्ति, ठीक है, कार्यशील तापदीप्ति मतलब ये बल्ब है, तापदीप्त बल्ब, इसको जमा करने पर क्या मिलेगा, एलईडी बल्ब दिए, मतलब कि सामान्य जो बल्ब होता है इसको जमा करके एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्राम उजाला कार्यक्रम। ठीक, कहाँ शुरू किया गया, बिहार का जो आरा ग्राम है वहाँ से। चलिए इसके बाद जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया, 22 मार्च 2021 को। वर्षा के बूंदों को सहजते हुए जल का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया। यह कार्यक्रम कॉर्पोरेटिव के माध्यम से देश के किसानों को मजबूत बनाना है। ठीक है, जय सहकार कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है, देश के किसानों को मजबूत बनाना, किसके माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से। चलिए आहार क्रांति मिशन, इस कब शुरू किया गया, 14 अप्रैल को, ये 13 को, ये 14 को। इसका उद्देश्य क्या है, यह पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में। देखो ये जो कोविड हुआ था उसकी संबंधित ये योजना, मतलब उसी समय ये शुरू किया गया था। चलिए तो अगला कार्यक्रम क्या है, युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री योजना कब शुरू किया गया, 29 मई 2021 को। देखिए जितना इंपॉर्टेंट जो योजना है उसको मैं आपको लगभग यहाँ पे बता रहा हूँ, और आपको कब शुरू किया गया उसको याद रखना है, थोड़ा बहुत उसका उद्देश्य क्या है उसको याद रखना है। तो देखो इसका उद्देश्य क्या है, 30 वर्ष से जो कम आयु के जो युवा हैं, ठीक है, जो युवा और उभरते लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए यह एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। तो ये लेखक परामर्श कार्यक्रम है, कौन, ये युवा प्रधानमंत्री योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है, और भारत और भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट करना। चलिए तो ये युवा प्रधानमंत्री कार्यक्रम, और पढ़ लीजिएगा क्या है, ठीक है, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना, भारतीय जो लेखक उनको प्रोत्साहित करना, 30 वर्ष से जो कम आयु के जो युवा लेखक हैं उनको यहाँ पे आगे बढ़ाना है। ठीक है, लेखक परामर्श कार्यक्रम है। अब देखिएगा निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। ये 3 वर्ष से लेकर के क्या है, 9 वर्ष के जो आयु जो बच्चे हैं, ठीक है, 3 से लेकर के 9 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको सीखने की जरूरतों को पूरा करने का ये कार्यक्रम है। उज्ज्वला 2.0, ठीक है, उज्ज्वला ये 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य समय के पहले हुआ। ठीक है, अब उज्ज्वला देखो ये जो हुआ था पहला जो मतलब कि ये 2.0 है, तो इसके माध्यम से क्या रखा गया है, 1 करोड़ और मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखो उज्ज्वला 2.0 के तहत 1 करोड़ और मुफ्त LPG कनेक्शन मतलब गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। किसके माध्यम से, 2.0 के माध्यम से। ये जो उज्ज्वला 2.0 है उसके माध्यम से, जो पहला था उसके माध्यम से 8 करोड़ रखा गया था, अब 1 करोड़ और मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए तो ये क्या था, उज्ज्वला था 2.0। अब देखिए प्रमुख जो चक्रवात हैं उनको देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या याद रखना होता है, चक्रवात का नाम याद रखना है, कहाँ पे आया था उसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब आया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद नहीं रखना है, लेकिन अगर हो सकता है तो आप लोग 1-2 को याद रखें, जिससे कि इसका मई 2021 है, इसको आप लोग 1 मिनट, ठीक है। तो ये देखो तौकते चक्रवात अरब सागर में आया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तौकते चक्रवात कहाँ आया था, अरब सागर में आया था। इसका नाम किसने दिया था इसको भी याद रखना है ना। देखो तो जिसमें नामकरण किसके द्वारा किया गया था वो अगर रहेगा तो उसको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तौकते जो चक्रवात है इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। कहाँ आया था, अरब सागर में ये आया था। ठीक है, 25 लोगों के मर जाने की खबर इसमें मिली है। तो ये क्या था, अत्यधिक आवाज़ वाली छिपकली। देखो इसका जो अर्थ है, ठीक है, तौकते का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तौकते का अर्थ अत्यधिक आवाज़ वाली छिपकली। ठीक है, म्यांमार के द्वारा नामकरण किया गया है, इसका अर्थ क्या है याद रखिएगा, अत्यधिक आवाज़ वाली छिपकली। तो देखो ये अरब सागर में आया था, कौन सा, ये तौकते। यहाँ पर शाहीन चक्रवात है, ये भी अरब सागर में आया था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा अरब सागर में है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन सा, ये तूफान यास और निवार, गुलाब और ये भी कौन, मुरेवी। तो ये सभी कहाँ है, बंगाली खाड़ी देखिए यहाँ पे।
ठीक है। और लास्ट वाला एक कहाँ है, मैक्सिको में आया था ये, कौन सा, हरिकेन ओलाफ। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, साहिन चक्रवात है, तो अरब सागर में आया था तूफान, अरब सागर में आने वाले तूफान का नाम है, इसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, कतर के द्वारा किया गया है, शाही सफ़ेद बाज, ठीक है। शाही सफ़ेद बाज इसका अर्थ होता है किसका, साहिन का, साहिन मतलब कि शाही सफ़ेद बाज। यहाँ पे अत्यधिक आवाज़ वाला हम लोगों ने किसको देखा, तौकते, तौकते का मतलब क्या है, अत्यधिक आवाज़ वाली छिपकली। तूफान, तूफान यास, तो यास, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था मई 2021 में, ठीक है। और ये ओडिशा व पश्चिम बंगाल को काफ़ी प्रभावित किया है, याद रखिएगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को इन्होंने काफ़ी, मतलब तूफान यास ने काफ़ी प्रभावित किया है। इसका अर्थ फारसी में चमेली का फूल, ठीक है, या फिर उर्दू भाषा में देखा जाए तो क्या है, निराशावाद, मतलब कि फारसी भाषा में क्या है, इसका अर्थ चमेली का फूल है, किसका मतलब, यास का मतलब क्या है, चमेली का फूल, या फिर उर्दू भाषा में अगर बात करें तो निराशावाद है। निमाड़ तूफान, बंगाल की खाड़ी में ये तूफान आया था, ठीक है। निमाड़ तूफान क्या है, बंगाल की खाड़ी में आया था, नवंबर 2020 को ये तूफान आया था। गुलाब तूफान, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, गुलाब तूफान क्या बंगाल की खाड़ी में आया था, नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, ठीक है। गुलाब जो है पाकिस्तान के द्वारा नामकरण किया गया है। बुरेवी बंगाल की खाड़ी में आया था दिसंबर 2020 में। हरिकेन ओलाफ, याद रखिएगा, मैक्सिको में आया था सितंबर 2021 में ये तूफान आया था। चलिए, तो ये क्या था, प्रमुख चक्रवात था, चक्रवात और तूफान जो भी था वो। अब इसके बाद देखिए प्रतिमा एवं पुल का अनावरण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, यहाँ से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये राजस्थान के पाली में स्थापित किया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस। ये किसका मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ पीस किसका मूर्ति है, तो जैन आचार्य विजय वल्लन सुरेश्वर जी महाराज का मूर्ति है, याद रखिएगा, जैन आचार्य विजय वल्लन सुरेश्वर जी महाराज का ये मूर्ति है, कौन, स्टैच्यू ऑफ पीस। इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर नई दिल्ली में ये स्थापित किया गया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। इसके बाद याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है, इसको याद रखिएगा। सरदार धाम परिसर में स्थापित किया गया है, 20 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। नेताजी की प्रतिमा पालमपुर में स्थापित किया गया है, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थापित किया गया है नेताजी की प्रतिमा। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा, ठीक है। तो ये भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा 113वीं जयंती पर अंबाला सेंट्रल जेल हरियाणा में स्थापित किया गया है, ठीक है। अंबाला सेंट्रल जेल कहाँ है, हरियाणा में स्थापित किया गया है। मैत्री सेतु, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य फेनी नदी पर ये क्या बनाया गया है, मैत्री सेतु बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मैत्री सेतु किसके मध्य, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य फेनी नदी पर। इसके बाद दरचा पुल और पालचन पुल, तो ये दारचा, ठीक है, दारचा पुल और पालचन पुल, तो ये मनाली से लेह राजमार्ग हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो मनाली से जो लेह जाने का जो राजमार्ग है वहाँ पे ये बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कौन सा, दारचा पुल और पालचन पुल। चलिए, तो ये क्या था, प्रतिमा और पुल का अनावरण था। अब देखिए इसके बाद ऐसे देखो, ये छत्तीसगढ़ आ गया इधर, तो बाकी छत्तीसगढ़ के जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इधर को हमको अगले वीडियो में देखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जितना भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग आगे को देखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितना भी जो करंट अफेयर्स था, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उन सबको कवर किया। एक बार देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों ने नोबेल प्राइज़ के बारे में बात किया, इसके बाद ओलंपिक के बारे में बात किया, ठीक है। 32वां जो ओलंपिक अवार्ड है किसको किसको मिला है, इन सबको हम लोगों ने देखा। पद्म अलंकरण को देखा, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सबको देखा, किसको किसको मिला है, इन सबको भी हम लोगों ने देखा। राधेश्याम ब्याले जो पद्मश्री मिला है छत्तीसगढ़ को, उसको हम लोगों ने देखा। भारत रत्न हम लोगों ने देखा, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को मिला है भारत रत्न 2019 के, इसको हम लोगों ने देखा। मेजर ध्यानचंद अवार्ड का जो नाम है, पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है, 12 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सूचकांक हम लोग देख चुके हैं, इसका वीडियो बना हुआ है एप्लीकेशन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में पूरा ट्रिक के माध्यम से मैं बता चुका हूँ, जो प्री प्लस मेंस वाले जो बच्चे हैं उनको ये मतलब देख चुके होंगे वो लोग। तो ये अंतरराष्ट्रीय सूचकांक, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। इसके देखो, ये वही अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है, देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, ये जो सूचकांक वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न आपसे आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए ना, इसको आपको देखना ही है, किसी भी तरह से आपको याद करना ही है, आपको कहानी बना करके याद रखना है। मैं जिस प्रकार से कहानी बना करके आपको बताया हूँ ना, इस प्रकार से, ठीक है। देखो, एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ मैं कहानी बना के पूरा सीक्वेंस आपको रटा दिया था मैं,
तो इसी प्रकार से आपको याद रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा और ये छूटना नहीं चाहिए। देखिए बड़ा बड़ा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, वहाँ से अगर प्रश्न आता है तो वहाँ गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे कि इतिहास अगर आपका प्रश्न पूछा जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न आप जब उत्तर देंगे तो वो आपका सही हो सकता है कि गलत हो जाए, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है इतिहास को, ठीक है। कठिन प्रश्न वहाँ से बनता है, इजी प्रश्न आपसे बन जाएगा, लेकिन कठिन प्रश्न बनता है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो बहुत इजी बनता है, बहुत एकदम सिंपल फुद्दू टाइप का क्वेश्चन रहता है, एक मतलब 2 नंबर आपका हाथ में है, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। इसको और कौन कौन सा पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है सबको हम लोगों ने देखा, ये सभी पुरस्कार हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने संविधान संशोधन देखा, 2017, 18, 19, 20, 21 तक के हम लोगों ने जो संविधान संशोधन है उनको देखा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कौन कौन से वर्ष को क्या क्या घोषित किया है उसको भी हम लोगों ने समझा, 2020, 21, 22, 23, 24 तक के। 23 को ये खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा घोषित किया गया। इसके बाद 22, 23, 24, 25 तक के क्या लक्ष्य रखा गया है हमारे भारत सरकार द्वारा, वो लक्ष्य को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अलग अलग कलर में आप लोग इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया हमें, आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चर्चित व्यक्तित्व को देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सा चर्चित व्यक्तित्व है इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया। ये जो न्यायाधीश हैं, मतलब कि कौन कौन है, 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति किए गए हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। स्वच्छता रिपोर्ट हम लोगों ने देखा, रायपुर को 6वें स्थान पे, अंबिकापुर को 2रे स्थान पे हम लोगों ने समझा। बहुआयाम जो गरीबी सूचकांक है उसको हम लोगों ने समझा, 7वें नंबर पर हमारे छत्तीसगढ़ 30% लगभग यहाँ पे गरीबी है। और यहाँ पे कुपोषण हम लोगों ने देखा, 43% करीबन यहाँ पे कुपोषण है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय शुरू किया गया सहकारिता मंत्रालय, इसको हम लोगों ने देखा, 6 जुलाई 2021 को ये गठन किया गया। इसका डेट याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज चुनाव है यह भी हुआ, मतलब किया जा रहा है। तो नामांकन वगैरह कब हुआ, क्या हुआ, मतदान गणना, मतदान के मतलब मतगणना कब होगा, ये सबको आप लोग देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोगों ने क्या क्या समझा, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों ने हर पॉइंट को यहाँ पे कवर करते हुए देखा है। चलिए भारत सरकार की नई योजनाओं को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। प्रमुख चक्रवात को देखा, यहाँ पे प्रमुख जो प्रतिमा एवं पुल अनावरण है उन सबको देखा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और होना चाहिए था, स्पोर्ट को हम लोगों ने इसमें और ज़्यादा शामिल नहीं किया है, कब कब जो खेल है कब कब होना है। तो ये जो पुराना वाला एक मैं मतलब PDF जो बना हुआ था उसमें कुछ दिया हुआ है, या फिर इसका PDF मैं एप्लीकेशन में सेंड कर दूंगा, सारे बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब चैट सेक्शन में वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। स्पोर्ट वाला बचा हुआ है, और 1-2 करंट अफेयर्स और जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगा जितना भी जो और इसमें इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स है उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से देख सकते हैं, हो सकता है उसको वीडियो ही बना के डाल दूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे A to Z कवर कर दिया है। तो इतने को पहले आपको करना है, जितना भी मैं बताया उतने को पहले आप लोग कंप्लीट करें। यहाँ से अगर आपका कंप्लीट हो जाता है फिर कोई दूसरा बुक पढ़ें, दूसरा आपको करंट अफेयर्स कोई नोट्स मिलता है उसको पढ़ें, लेकिन कोशिश करें इतना पहले रट लें, एकदम याद कर ले सबको, उसके बाद कोई दूसरा आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर किया हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे।